Assalamu alaikum, dear student. I am your physics teacher, Dr. Faiz Alam, recently working as an associate professor of physics at Government Postgraduate College No. 1, Abbottabad, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Today we are going to study fifth lecture of nuclear physics, which is about mass deficient and nuclear binding energy. Student, these two terms play a vital role in entire nuclear physics course. Generally, it is utilized in the various nuclear reaction, release of energy or absorption of energy in the nucleus, or you can say during nuclear reaction process, mass deficient and binding energy play the vital role, as well as the stability of the nucleus is entirely revolve around nuclear binding energy. So let's start what is mass deficient or mass defect as well as nuclear binding energy. तो मास डेफिशिएंट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम हाइड्रोजन के सेकेंड आइसोटोप की एग्जांपल लेते हैं ड्यूटेरियम की. न्यूक्लियस ऑफ ड्यूटेरियम इज कॉल्ड ड्यूट्रॉन विच कंटेन सिंगल प्रोटॉन एंड सिंगल न्यूट्रॉन. यानी अगर ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस को हम कंसिडर करें तो इसको ड्यूट्रॉन बोला जाता है और इस न्यूक्लियस में सिंगल प्रोटॉन और सिंगल न्यूट्रॉन है. अब सिंगल प्रोटॉन और सिंगल न्यूट्रॉन की मास का सम करें तो हमें ऑब्जर्व मास ऑफ ड्यूट्रॉन मिलनी चाहिए, और जो कि हमने ऑब्जर्व की है मास स्पेक्ट्रोग्राफ के अंदर. तो ये ऑब्जर्वेशन की गई कि अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास का सम करें तो वो आंसर यानी कॉन्स्टिट्यूएंट सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मास ऑफ द न्यूक्लियस is found to be greater than observed mass of the neutron itself. यानी जो ड्यूट्रॉन का मास था, ऑब्जर्व मास था, जिसको मास स्पेक्ट्रोग्राफ से ऑब्जर्व किया गया, वो स्लाइटली लेस था बानिस्बत किसके, उसके जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल थे जो कि सिंगल प्रोटॉन और सिंगल न्यूट्रॉन है. तो अगर प्रोटॉन के मास को मैं कहता हूँ 1 AMU और न्यूट्रॉन के मास को भी मैं लेता हूँ 1 AMU, तो 1 + 1 2 AMU, तो 2 एटॉमिक मास यूनिट हमें आंसर मिलना चाहिए ऑब्जर्व मास ऑफ द ड्यूट्रॉन. लेकिन जब मास स्पेक्ट्रोग्राफ में से ड्यूटेरियम न्यूक्लियस को वेपर फॉर्म में ड्यूट्रॉन को गुजारा गया आफ्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जिस तरह मैंने मास स्पेक्ट्रोग्राफ के टॉपिक में प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, और इसकी ऑब्जर्व मास को एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया गया, तो वो सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मासेस की इक्वल नहीं आ रही थी, बल्कि उससे स्लाइटली लेस थी. ये जो डिफरेंस आ रहा है मासेस में, डिफरेंस इन सम ऑफ द मासेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द न्यूक्लियस एंड ऑब्जर्व मास ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास डेफिशिएंट और मास डिफेक्ट. यानी मैंने एग्जांपल ये दी थी कि अगर प्रोटॉन का मास आता है 1 AMU, न्यूट्रॉन का मास भी आ रहा है 1 AMU, तो 1 + 1 2 AMU, तो ये 2 AMU ऑब्जर्व मास ऑफ ड्यूट्रॉन होनी चाहिए, लेकिन ड्यूट्रॉन का मास ऑब्जर्व किया गया, लेट्स सपोज वो ऑब्जर्व हुआ 1.5. तो अब डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 AMU - 1.5 AMU, तो ये डिफरेंस आ जाता है 0.5 AMU. दिस डिफरेंस इन मास इज कॉल्ड मास डेफिशिएंट और मास डिफेक्ट. ये तो इसकी स्टेटमेंट होगी. अब इस एग्जांपल को समझते हैं. हमारे पास सेकेंड आइसोटोप है हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम H12. इसके न्यूक्लियर को हम कंसिडर करेंगे तो न्यूक्लियस ऑफ ड्यूटेरियम इज कॉल्ड ड्यूट्रॉन. तो इस न्यूक्लियस में जो कि ड्यूट्रॉन है, सिंगल प्रोटॉन और सिंगल न्यूट्रॉन है, तो मास ऑफ प्रोटॉन, सिंगल प्रोटॉन का मास हम जानते हैं 1.0078 AMU और मास ऑफ सिंगल न्यूट्रॉन 1.008 AMU, जबकि ऑब्जर्व्ड मास ऑफ ड्यूट्रॉन जो है वो है 2.0102. अब मास डेफिशिएंट या मास डिफेक्ट को डेल्टा M से रिप्रेजेंट किया जाता है. तो मैंने अभी कहा था डिफरेंस इन सम ऑफ द मासेस ऑफ न्यूक्लियन एंड ऑब्जर्व्ड मास ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास डेफिशिएंट. तो अगर ये फार्मूला यूज करें डेल्टा M, सम ऑफ मासेस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मास का सेम, MP + Mn माइनस ऑब्जर्व्ड मास ऑफ द ड्यूट्रॉन, तो मास ऑफ सिंगल प्रोटॉन 1.0078 प्लस मास ऑफ सिंगल न्यूट्रॉन 1.0086 माइनस ऑब्जर्व्ड मास 2.04102. तो ये जो पहला सम है इसका आंसर आ रहा है 2.01649 माइनस ऑब्जर्व्ड मास जो मास स्पेक्ट्रोग्राफ ने दी 2.0141102. तो इन दोनों का डिफरेंस लें तो मास डेफिशिएंट डेल्टा M आ जाता है 0.00238.
तो अब क्वेश्चन ये है कि ये जो मास में कमी आई है, जो डिफरेंस आ रहा है, ये मास गया कहाँ पर है? तो यहाँ पर हमें ये इंफॉर्मेशन मिली कि जब आप सिंगल प्रोटॉन और सिंगल न्यूट्रॉन को आपस में कंबाइन करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर बाउंड स्टेट में लेके आते हैं, तो सम फ्रैक्शन ऑफ द मासेस इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी और इट इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ गैमा रे फोटॉन। मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है बाय यूजिंग आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन। इस वजह से न्यूक्लियस का मास जो है वो स्लाइटली, ऑब्जर्व्ड मास जो है वो स्लाइटली लेस आता है सम ऑफ द मासेस ऑफ इट्स ओन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो ड्यूट्रॉन की फॉर्मेशन के वक्त जो है कुछ मास एनर्जी की शक्ल में रिलीज हो गया। अब कितना मास एनर्जी की शक्ल में रिलीज हुआ, वो जो एनर्जी रिलीज हुई है इन द फॉर्म ऑफ गैमा रे फोटॉन, वो कितनी थी अमाउंट में, मैग्नीट्यूड में, उसको कैलकुलेट करने के लिए E इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर, इस इक्वेशन को यूज करो। लेकिन अगर डायरेक्ट रिजल्ट लाना चाहते हैं तो वी नो दैट द एनर्जी ऑफ वन एटॉमिक मास यूनिट इक्वल है 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। सो ये जो मास डेफिशिएंट आया, इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या होगी? 1 यूनिट की एनर्जी 931.5 है, तो ये जो 0.00238 यूनिट मास डिफरेंस आया है, इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या होगी? तो 931.5 को इससे मल्टीप्लाई कर ले। तो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2.224 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वो एनर्जी है जो गैमा रे फोटॉन की शक्ल में रिलीज हुई थी। तो ये एनर्जी गैमा रे फोटॉन कैरी ऑफ करके ले गया, जिस वजह से ड्यूट्रियम के न्यूक्लियस ड्यूट्रॉन का मास जो है स्लाइटली लेस पाया गया एज कंपेयर टू सम ऑफ द मासेस ऑफ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब रिवर्स में अगर इस प्रोसेस को हम रिवर्स करें तो यही एनर्जी गैमा रे फोटॉन अगर इस ड्यूट्रियम के न्यूक्लियस ड्यूट्रॉन पे फॉल किया जाए तो उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिन्होंने अपने आप को बाइंड कर लिया था, यूनाइट कर लिया था, ये 2.24 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का गैमा रे फोटॉन ड्यूट्रॉन के ऊपर फॉल करेगा, ड्यूटेरियम न्यूक्लियस के ऊपर फॉल करेगा और उस न्यूक्लियस को ब्रेकअप कर देगा। व्हाट डज इट मीन बाय ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियस? ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियस से ये मुराद होगा कि न्यूक्लियस के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जो न्यूक्लियंस हैं, जिन्होंने एक पार्टिकुलर एनर्जी के तहत अपने आप को यूनाइट या बाइंड रखा हुआ है, वो ब्रेकअप हो जाएंगे और ब्रेकअप होने के बाद फ्री स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपको फ्री प्रोटॉन और फ्री न्यूट्रॉन मिल जाएगा। इट मीन ये एनर्जी जो स्टेबल न्यूक्लियस की फॉर्मेशन के वक्त रिलीज हुई थी इन द फॉर्म ऑफ गैमा रे फोटॉन, यही एनर्जी उस स्टेबल न्यूक्लियस को ब्रेकअप कर रही है। तो स्टूडेंट याद रख लो, इसी एनर्जी को बोला जाता है बाइंडिंग एनर्जी। अब इसकी मल्टीपल डेफिनेशंस है, मल्टीपल डिस्कशंस है। तो फर्स्ट हम ये कहते हैं कि ड्यूट्रियम के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन था, इन्होंने जिस एनर्जी से अपने आप को बाइंड रखा हुआ था, यूनाइट रखा हुआ था, वो एनर्जी भी क्या है? बाइंडिंग एनर्जी है। तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाइंड द न्यूक्लियन इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। एक चीज ये होगी। अब इस एग्जांपल से हमें ये पता चला कि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ड्यूटेरियम न्यूक्लियस के अंदर जाके बॉन्ड बनाते हैं तो आपके पास एक स्टेबल न्यूक्लियस, बाउंड न्यूक्लियस बन जाता है। तो जो एनर्जी गैमा रे फोटॉन की शक्ल में रिलीज हुई है, ये एनर्जी भी क्या है? बाइंडिंग एनर्जी है। तो हम यहां कह सकते हैं द एनर्जी विच इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ गैमा रे फोटॉन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल न्यूक्लियस इज आल्सो कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। फिर इसको देखें, द एनर्जी विच इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ gamma ray photon during the formation of stable nucleus is also called binding energy। या तीसरी डेफिनेशन, यही गैमा रे फोटॉन जब मैंने ड्यूट्रॉन पे फॉल किया तो ड्यूट्रॉन के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में बॉन्ड को ब्रेकअप करके फ्री स्टेट में चले गए। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि इस गैमा रे फोटॉन ने न्यूक्लियस पे आके एक पर्टिकुलर काइंड का वर्क डन किया है और उस वर्क डन की वजह से ये न्यूक्लियंस क्या हो गए हैं? आपस में सेपरेट हो गए हैं। तो मैं यहाँ इसको थर्ड टाइम यूं डिफाइन करता हूँ, वर्क विच मस्ट बी डन टू पुल न्यूक्लियंस अपार्ट इज आल्सो कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। या एनर्जी विच सेपरेट द न्यूक्लियंस इनटू इट्स फ्री स्टेट, या द एनर्जी विच
which break up the stable nucleus into its constituent particle is also called binding energy. Work done which must be done to pull nucleons apart is also called binding energy. तो बहरहाल डेफिनेशन बहुत ज़्यादा हैं, आप मुख्तसरन ये बात ज़हन में रख ले, the energy required to bind the nucleons together inside the nucleus in a stable state is called binding energy. ये तो एग्जाम्पल से हमें एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कॉन्सेप्ट मास डेफिशिएट और बाइंडिंग एनर्जी का मिल रहा है। अब यही जो एनर्जी है ये मास डेफिशिएट की वजह से बनी है, तो सबसे मुख्तसरन हम यूं भी कह सकते हैं द एनर्जी इक्विवेलेंस टू मास डेफिशिएट इज आल्सो कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। द एनर्जी इक्विवेलेंस टू मास डेफिशिएट इज आल्सो कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। इस न्यूक्लियस में तो सिंगल प्रोटॉन और सिंगल न्यूट्रॉन थे। अब क्वेश्चन ये है कि अब हमारे पास अगर किसी और न्यूक्लियस जिसके न्यूक्लियस में कोई ऐसा एलिमेंट जिसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन डेंसिटी और न्यूट्रॉन डेंसिटी 1 से ग्रेटर है, 2 है, 3 है, 4 है, लेट्स सपोज हीलियम का न्यूक्लियस है, तो हीलियम एटम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, तो फिर हम ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इसमें सिंगल प्रोटॉन और सिंगल न्यूट्रॉन की जो मास का सम किया है, तो इसके साथ सिंगल प्रोटॉन की मास की बैक साइड में जितने न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की तादाद होगी वो नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। हीलियम न्यूक्लियस है तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हीलियम न्यूक्लियस में 2 न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन की मास के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी ऑब्जर्व्ड मास उसी तरह आएगी। तो ये फार्मूला एज इट इज रहेगा। अगर आप लोग कार्बन 612 उसकी फाइंड करना चाहते हैं तो कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन की मास के पीछे 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा और न्यूट्रॉन मास के पीछे भी 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बहरहाल प्रोटॉनों की तादाद को रिप्रेजेंट किया जाता है Z से और न्यूट्रॉन की तादाद को N से या A माइनस Z से। तो इस फार्मूले को जनरलाइज करें तो ये इस तरह होगा, डेल्टा M इक्वल टू ZMP वेयर Z रिप्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस NMN, यानी सिंगल न्यूट्रॉन की मास के साथ पीछे न्यूट्रॉन नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि A माइनस Z आएगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं ये करूंगा, तो ये जनरलाइज हो गया माइनस ऑब्जर्व्ड मास, तो इक्वेशन 2 आ गई। अब ये हमारे पास एक जनरल रिलेशन आ गया है मास डेफिशिएट का। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? बाइंडिंग एनर्जी आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन के तहत डेल एम सी स्क्वायर है, तो डेल एम की वैल्यू यही इक्वेशन 2 वाली इधर डालें, ZMP प्लस NMN माइनस ऑब्जर्व मास और बाहर क्या आ जाएगा सी स्क्वायर। ये डेल एम की वैल्यू मैंने यहाँ पर उठा के डाल दी है। अब N जो है न्यूट्रॉन नंबर, ये मास नंबर में से चार्ज नंबर को माइनस करे तो तब मिलता है A माइनस Z। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें इक्वेशन 4 में ZMP प्लस N की जगह मैंने क्या कर दिया A माइनस Z और बाहर MN माइनस ऑब्जर्व मास और सी स्क्वायर। अब ये तो आपके पास आ गया न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का रिलेशन। इसी एग्जांपल में वापस आए कि जब 2.224 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का गैमा रे फोटॉन रिलीज हुआ था ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल न्यूक्लियस, ड्यूट्रॉन की फॉर्मेशन के वक्त, तो अब क्वेश्चन ये है कि ये जो एनर्जी गैमा रे फोटॉन की रिलीज हुई है ये मास डेफिशिएंट के इक्विवेलेंट है, डेल्टा एम के इक्विवेलेंट है, और वो डेल्टा एम आ रहा है 0.00238। अब इसमें प्रोटॉन का कितना कंट्रीब्यूशन था? यानी आपके पास न्यूक्लियस के अंदर 2 कॉन्स्टिट्यूएंट है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये नहीं है कि न्यूक्लियस के मास में कमी आई है तो इसमें प्रोटॉन अपनी मास का हिस्सा नहीं डालेगा और न्यूट्रॉन भी अपना हिस्सा नहीं डालेगा। तो याद रख लो, प्रोटॉन की मास भी कम होगी और न्यूट्रॉन की मास भी कम होगी। तो हमें एक टर्म निकालनी पड़ेगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। फॉर एग्जांपल ये 2 बंदे हैं न्यूक्लियस के अंदर, ये एक बिजनेस करना चाहते हैं, ये भी पैसा लगाता है और दूसरा भी लगाता है और उस बिजनेस में से कुछ लॉस हो जाता है। अब जो लॉस हुआ है वो लॉस दोनों के पैसों में से हुआ है, तो उस लॉस को फाइंड आउट करने के लिए हम दोनों पे टोटल लॉस को डिवाइड करेंगे। तो ये जो एनर्जी 2.224 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट गैमा रे की शक्ल में रिलीज हुई है, इसमें प्रोटॉन का कितना कंट्रीब्यूशन है, न्यूट्रॉन की मास का कितना कंट्रीब्यूशन है, तो इसके लिए एक टर्म निकाली जाती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो पर न्यूक्लियन से मरा दिया है जितने न्यूक्लियंस न्यूक्लियस में होंगे उनकी तादाद पे डिवाइड कर लो। तो ड्यूट्रॉन के केस में जो कि ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस था, 2.224 को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 पे, क्योंकि 2 न्यूक्लियंस थे। तो ये जो E डिवाइडेड बाई A टर्म है इसे कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसे बोला जाता है बाइंडिंग फ्रैक्शन। तो ये हमारे पास जब ये 2 पे डिवाइड होगा तो तकरीबन हमारे पास आंसर पॉइंट में समथिंग आ जाएगा। तो इसलिए जब बाइंडिंग एनर्जी
आप इक्वेशन 4 से निकाल रहे हैं तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालेंगे तो E/A मास नंबर पे डिवाइड करेंगे। इसको मैंने B प्राइम कह दिया है, बाइंडिंग फ्रैक्शन B प्राइम। तो Z A पे डिवाइड हो जाएगा, A माइनस Z भी A पे डिवाइड होगा और बाहर में ऑब्जर्व मास जो है वो भी A पे डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर छोटी सिंपल सी कैलकुलेशन है, इस नंबर को देखें A माइनस Z डिवाइडेड बाई A, न्यूमिनेटर में 2 टर्म्स हैं, डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है, तो इसको 2 हिस्सों में काट दें, A/A 1 आ जाएगा, Z/A। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास देखें Z/A बायर मास ऑफ प्रोटॉन, उसी तरह प्लस, तो यहां से ये 1 माइनस Z/A बायर Mn, और यहां पर एक फार्मूला बनाने के लिए 1 को ऐड भी करें सब्ट्रैक्ट भी करें, यानी राइट साइड पे यहां पर +1 मैंने ऐड भी कर दिया है और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया है, तो +1 इंटू -1 और ऑब्जर्व मास ऑफ द न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय A और बायर C² एज इट इज चलता रहेगा। अब यहां से एक टर्म बनानी है मैंने, Z/A MP उसी तरह 1 माइनस Z/A Mn उसी तरह, ये जो सब्ट्रैक्ट किया था 1 -1 को इधर ही रखें, +1 और ऑब्जर्व मास डिवाइडेड बाय A, इसको मैंने इन ब्रैकेट कर लिया है बाय C²। अब पीछे वाले स्टेप एज इट इज चलते रहेंगे। यहां पर मैंने ऐसा किया है कि LCM लिया है, LCM लेने के बाद माइनस कॉमन लिया है इस टर्म में से, A LCM ले तो यहां पर आपके पास आ जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो ऑब्जर्व मास पहले आ जाएगा और A बाद में आ जाएगा, डिवाइडेड बाय A इंटू C²। तो ये जो टर्म आ रही है हमारे पास ऑब्जर्व मास, जिसको बाद में मैं कहूंगा M, ऊपर इसके A आएगा, नीचे चार्ज नंबर आएगा MAZ माइनस कैपिटल A डिवाइडेड बाय A, दिस इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन एक ऐसी न्यूक्लियर टर्म आ रही है कि जो हमें न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के बारे में आंसर देगी कि कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल है और कौन सा न्यूक्लियस अनस्टेबल है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो इसके 3 केसेस हैं, वो न्यूक्लियाई जिनके मास नंबर लेस देन 20 हैं, लाइटर न्यूक्लियाई, उनके लिए पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव आएगी, यानी ये न्यूक्लियस अनस्टेबल होंगे। और वो न्यूक्लियाई जिनके मास नंबर ग्रेटर देन 200 है, इनके लिए भी पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव आएगी। तो पॉजिटिव पैकिंग फ्रैक्शन इंडिकेट कर रही है अनस्टेबल न्यूक्लियस। में थोड़ी देर में बताता हूं कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। और अगर मास नंबर 20 से लेके 100 तक है, ये इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई हैं, तो पैकिंग फ्रैक्शन का आंसर आ रहा है नेगेटिव, यानी इसमें ये जो ऑब्जर्व मास है ये स्मॉलर होगा और जो कैपिटल A मास नंबर है ये ग्रेटर आएगा, आपके पास आंसर नेगेटिव आ जाएगा। तो अगर न्यूक्लियस के अंदर पैकिंग फ्रैक्शन टर्म जो है नेगेटिव आती है, तो नेगेटिव टर्म से मुराद ये है बाउंडनेस, यानी वो न्यूक्लियन आपस में एक पार्टिकुलर न्यूक्लियर फोर्सेस के तहत अपने आप को यूनाइट रखे हुए हैं, बाइंड रखे हुए हैं, और वो न्यूक्लियस किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपनी स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। तो इस तरह नेगेटिव साइन याद रख लो, जिस तरह हाइड्रोजन एटम की टोटल एनर्जी हम निकालते हैं, तो जितनी भी बाउंड स्टेट की एनर्जी है वो नेगेटिव आ रही है। तो नेगेटिव एनर्जी ये रिप्रेजेंट करती है कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर की जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो कंपेल कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, और इलेक्ट्रॉन पार्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, और आपको उस इलेक्ट्रॉन को स्केप आउट करने के लिए, यानी उस एटम से सेपरेट करने के लिए पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी वो न्यूक्लियस जिसमें पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव आ रही है, इट मीन इन न्यूक्लियन के दरमियान जो बॉन्ड है, जो बाइंडिंग स्ट्रेंथ है, या जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, उसने इन न्यूक्लियंस को बाइंड या यूनाइट रखा हुआ है, हेल्ड टुगेदर रखा हुआ है। और अगर आप इनको सेपरेट करना चाहते हैं तो यू हैव टू डू सम काइंड ऑफ वर्क ऑन इट, आपको वर्क डन करना पड़ेगा पॉजिटिव फॉर्म में, तो वो न्यूक्लियस के न्यूक्लियन जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, बॉन्ड ब्रेकअप हो जाएगा, और इस चीज़ को कहते हैं ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियर। लेकिन जहाँ पर पॉजिटिव है तो इट मीन वो न्यूक्लियस ऑलरेडी अनस्टेबल है, या तो वो न्यूक्लियर रेडिएशन इमिट करेगा, रेडियो एक्टिविटी का सबब बनेगा, या उस न्यूक्लियस से आप आर्टिफिशियल आइसोटोप ले सकते हैं। तो ये पॉजिटिव, ये आगे चल के बाइंडिंग एनर्जी कर्व में ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन हो जाएगी। अब स्टूडेंट हम आते हैं, ये 3-4 मैथमेटिकल स्टेप्स मैंने एक्स्ट्रा किए हैं बाइंडिंग फ्रैक्शन को निकालने के लिए, पैकिंग फ्रैक्शन को निकालने के लिए। आप इक्वेशन 4 के बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये जो इक्वेशन है यहाँ पे आके इस मैथमेटिक्स को रोक सकते हैं। बहरहाल ये सीखना है, लर्निंग है। अब हम आते हैं कि
बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। बाइंडिंग एनर्जी कर्व है वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद मास नंबर, यानी ये कर्व क्या इंफॉर्मेशन दे रही है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो कि बाइंडिंग फ्रैक्शन है इसका वेरिएशन बता रही है, वेरिएशन रेट बता रही है विद मास नंबर। मास नंबर हमने लिया है एक्स एक्सिस के लॉन्ग और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमने लिया है वाई एक्सिस के लॉन्ग। अब बाइंडिंग एनर्जी की जो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व की गई हैं, 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.1, 2.5, 4, फिर 6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8 और मैक्सिमम वैल्यू 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मास नंबर हम लोग ले रहे हैं 2, 3, 10, 25, 50, 56। तो स्टूडेंट इस कर्व को माइन्यूटली देखें तो बाइंडिंग एनर्जी विद मास नंबर स्लो एंड स्टेडी इंक्रीज करते जा रही है। इंक्रीज करते करते ये अपनी एक पीक वैल्यूज तक जाती है। आफ्टर गेनिंग पीक वैल्यूज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है और मास नंबर आगे बढ़ रहा है। इट वुड मीन दैट कि बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम वैल्यू पोजेस करती है रफली 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जो इसका पॉइंट है। और अगर यहां से नॉर्मल ड्रा करें और ये नॉर्मल मास एक्सिस को यानी जिधर मास नंबर एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है 56 पे, यानी वो एलिमेंट जिसका मास नंबर 56 है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मैग्नीट्यूड में सबसे ग्रेटर है और ये मास नंबर है आयरन का। तो पता ये चला कि कायनात में, यूनिवर्स में आयरन एक ऐसा एलिमेंट है कि जिसके न्यूक्लियस में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू सबसे ग्रेटर है एज कंपेयर टू ऑल अदर न्यूक्लियाई। और अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मैग्नीट्यूड ग्रेटर है तो ये इंडिकेट करता है कि आयरन का न्यूक्लियस मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस है, ये आयरन की स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इससे मुराद ये नहीं है कि बाकी सारे अनस्टेबल हैं, लेकिन मोस्ट स्टेबल जो है ज्यादा हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पोजेस करने की वजह से आयरन स्टेबल है। और यही वजह है कि हम आयरन को आम लाइफ में, डोमेस्टिक लाइफ में, कमर्शियली और कंस्ट्रक्शन के लिए कितना ज़्यादा वाइटल यूटिलाइज करती हैं इसकी इस स्टेबिलिटी और हाईली वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वजह से। अब इस कर्व में 2 रीजन है, 3 रीजन है। इस रीजन को कहते हैं हैवियर न्यूक्लियाई, जिनके मास नंबर जिस तरह अभी पीछे मैंने पैकिंग फ्रैक्शन में बताया 200 से ग्रेटर है। तो देखें कर्व को, देखें एक्सपेरिमेंटल कर्व है, हमने इसको एक्सप्लेन करना है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज हो रही है। तो हैवियर न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मैग्नीट्यूड भी कम है। और इस रीजन को देखें लाइटर न्यूक्लियाई, लाइटर न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मैग्नीट्यूड भी क्या है, कम है। तो दरमियान में एक रीजन है, ये जो पीक वाला रीजन है, ये मैंने नॉर्मल ड्रा किया है यहां से 50 से लेके ऑलमोस्ट 75 या 80 तक, यानी वो न्यूक्लियाई जिनके मास नंबर लाई करते हैं इन बिटवीन 50 टू 70 या 75, जिन्हें इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई कहा जाता है, ये मोस्ट स्टेबल है क्योंकि इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मैग्नीट्यूड एज कंपेयर टू लाइटर न्यूक्लियाई एंड हैवियर न्यूक्लियाई ग्रेटर है। अब इसकी डिस्कशन की तरफ आते हैं कि ऐसा क्यों है कि लाइट न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम क्यों है और हैवियर न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी कम क्यों है। तो 3 हिस्से मैंने इसके लिए हैं स्टूडेंट। लाइट न्यूक्लियाई जो हैं जिनका मास नंबर बहुत कम है, मास नंबर कम होने से मरा दिया है कि इनके न्यूक्लियस में कॉन्स्टिट्यूएंट्स न्यूक्लियन की तादाद बहुत कम है। अब न्यूक्लियर की अपना एक पार्टिकुलर साइज और डायमेंशन है, तो याद रख ले लाइट न्यूक्लियाई में मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियन वांट्स टू रिजाइड ऑन द सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस, कि लाइटर न्यूक्लियाई में ज़्यादातर न्यूक्लियन न्यूक्लियर की आउटर सरफेस पे होते हैं। और जब ये आउटर सरफेस पे होते हैं तो आउटर न्यूक्लियन और जो बीज में न्यूक्लियस के इनसाइड न्यूक्लियन है, इनके दरमियान बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक हो जाती है। जब बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक हो जाती है तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी भी वीक पड़ जाएगी, और जब बाइंडिंग एनर्जी वीक पड़ेगी तो ये जो एक्सट्रीमली लाइट न्यूक्लियाई है, याद रख लें ये अनस्टेबल भी होती हैं। और जब ये अनस्टेबल है तो इसलिए मैंने पैकिंग फ्रैक्शन में कहा था ना कि A लेस देन 20, कि 20 मास नंबर से लेस, जिनका मास नंबर 20 से लेस है वो पॉजिटिव पैकिंग फ्रैक्शन रखते हैं। और पॉजिटिव पैकिंग फ्रैक्शन से क्या मुराद है, अनस्टेबल न्यूक्लियर। तो यहाँ पर देख लें कि ये जो सरफेस पे न्यूक्लियन रिजाइड करते हैं, सरफेस कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है और इनसाइड जो न्यूक्लियर वॉल्यूम है उस वॉल्यूम के अंदर कम गए हैं। तो इस टर्म को कहते हैं सरफेस टू वॉल्यूम रेशो।
तो इन केस ऑफ लाइटर न्यूक्लियाई सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो इज ग्रेटर एज कंपेयर टू सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो फॉर इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई। इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई पे सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो लेस होगी, यानी सरफेस कंट्रीब्यूशन कम होगा, ज्यादातर न्यूक्लियन इनवर्ड जाएंगे, और जब ज्यादातर न्यूक्लियन इनवर्ड जाएंगे, हर दो न्यूक्लियन के दरमियान याद रख लें एक स्ट्रांग न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि एक्सट्रीमली शॉर्ट रेंज होती है, यानी न्यूक्लियर डायमेंशन से भी कम डायमेंशन में जब ये न्यूक्लियन लेस डिस्टेंस में एक दूसरे के करीब आते हैं तो स्ट्रांग न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स उनको आपस में बाइंड कर लेती है, यूनाइट कर लेती है, और ये सिलसिला होता है इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई में। इस वजह से इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई स्टेबल भी हैं और उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मैग्नीट्यूड जो है लाइटर न्यूक्लियाई की निस्बत क्या है, ग्रेटर भी है। तो ये तो हो गया लाइट न्यूक्लियाई का कॉन्सेप्ट कि इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम क्यों है, सरफेस टू वॉल्यूम रेशो ग्रेटर होने की वजह से, या सरफेस न्यूक्लियन जो है वो लेस टाइटली बाउंड होते हैं एज कंपेयर टू इंटीरियर, इस वजह से उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम आ जाती है। लेकिन बीच में ये वाला पोर्शन है, इसमें ये एक हम्प सा नजर आ रहा है आपको, अगर इस फिगर को देखें, ये सामने स्क्रीन पे भी फिगर है, इसमें ये कुछ न्यूक्लियंस की बाइंडिंग एनर्जी ग्रेटर है। ये वो न्यूक्लियंस हैं जिनके न्यूक्लियस में इवन कॉम्बिनेशन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद इवन है, जैसे C612 कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, O816 ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन आपको सामने नजर आ रहा है। इसी तरह हीलियम न्यूक्लियस He24 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो इसमें ये पीक्स थोड़ी सी अपवर्ड जा रही हैं, यानी इनका मैग्नीट्यूड एज कंपेयर टू देयर सराउंडिंग न्यूक्लियाई लिटिल बिट ग्रेटर है। क्यों कि उस न्यूक्लियस में इवन कम्बिनेशन की वजह से, और जहां इवन कम्बिनेशन आता है याद रख लो यूनिवर्स में वो न्यूक्लियंस जो इवन पेयर फॉर्म में होते हैं, इनमें पेयरिंग टर्म्स आ जाती है, तमाम न्यूक्लियन पेयरिंग टर्म की वजह से अपने आप को बाइंड किए हुए होते हैं, तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी ग्रेटर आ जाती है। अब आते हैं हैवियर न्यूक्लियाई की तरफ, कि ये जो एक्सट्रीमली हैवियर न्यूक्लियाई थे, हैवियर एलिमेंट के जो हैं, जैसे यूरानियम 9235 हो गया, रेडियम 88 226 हो गया, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज हो रही है। तो स्टूडेंट हैवियर न्यूक्लियाई में जो मास नंबर इंक्रीज होता है, मास नंबर के इंक्रीज होने के साथ न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, प्रोटॉनों की तादाद ज़्यादा हो जाती है, और हम जानते हैं कि 2 प्रोटॉन के दरमियान जो कूलम रिपल्शन फोर्स है 2 प्रोटॉनों की, वो उन्हीं के दरमियान जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स है उसकी निस्बत 10 पावर 38 टाइम स्ट्रांगर है, 38 टाइम ग्रेटर है। तो अगर प्रोटॉनों की म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन या प्रोटॉन डेंसिटी न्यूक्लियस में ज़्यादा होती जाएगी तो कूलम रिपल्शन फोर्स का फैक्टर इतना डोमिनेंट हो जाएगा ओवर स्ट्रांग न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स के आउटवर्ड रिपल्सिव फोर्सेस वो न्यूक्लियस पे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट करेगी, न्यूक्लियस के साइज में न्यूक्लियर डिफॉर्मेशन आ जाएगी, उसकी शेप साइज स्ट्रक्चर में चेंज आएगी, और एज ए रिजल्ट एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म यूटिलाइज होती है न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन। न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाता है, डिके होना स्टार्ट हो जाता है, रेडियोएक्टिविटी emission of radiation by the nuclei of various element, ये spontaneous emission होती है। इस वजह से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हैवियर एलिमेंट या हैवियर न्यूक्लियाई की क्या होती है, कम हो जाती है। तो मुख्तसरन ये कि प्रोटॉनों की वजह से जो कूलम रिपल्शन फोर्स है वो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स के ऊपर डोमिनेंट हो जाती है। तो ये जो मिडल पोर्शन है ये स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, ये जो हैवियर न्यूक्लियाई है ये भी अनस्टेबिलिटी है, और जो लाइटर न्यूक्लियाई है ये भी अनस्टेबिलिटी है। अब इसकी कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। ये जो हैवियर न्यूक्लियस है इसके साथ मैंने लिखा है न्यूक्लियर फिशन, और जो लाइटर न्यूक्लियाई है मैंने लिखा है न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिशन एक प्रोसेस है जिसमें हैवी न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होता है इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई में, अ प्रोसेस इन विच अ हैवियर न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट इनटू 2 इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई with the emission of large amount of energy is called nuclear fission process। यानी अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हैवियर न्यूक्लियस की कम हुई है तो इट मीन हैवियर न्यूक्लियस जब डिफॉर्म्स होंगे, डिके होंगे, डिसइंटीग्रेट होंगे, एनर्जी रिलीज होगी तो आपको इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई मिलेंगे, यानी उनके डिके होने के बाद जो नया प्रोडक्ट मिलेगा आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ हैवी न्यूक्लियस वो इंटरमीडिएट साइज का होगा। तो जब इंटरमीडिएट साइज का होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तादाद न्यूक्लियस में कम होती जाएगी तो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी कायम होगी। तो आप
हैवियर से स्टेबल स्ट्रक्चर की, अनस्टेबल से स्टेबल स्ट्रक्चर की तरफ आ रही है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ये वाला कर्व, जो ये वाला पोर्शन है, ये न्यूक्लियर फिशन को रिप्रेजेंट करता है। और इसी तरह लाइटर न्यूक्लियाई, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है कि व्हेन टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन टुगेदर, फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए बिगेस्ट न्यूक्लियस। जिस तरह टू प्रोटॉन्स, हाइड्रोजन के टू न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज टुगेदर होती हैं और हीलियम न्यूक्लियस मिलता है, और एज ए रिजल्ट हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो ये पोर्शन जो है जिसमें लाइट न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी कम पाई गई है, अनस्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी का फैक्टर आ रहा है, दिस विल करेस्पॉन्ड्स टू न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस हमें मिल गए। हैवियर न्यूक्लियाई का में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का डिक्रीज होना न्यूक्लियर फिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और लाइटर न्यूक्लियाई में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का डिक्रीज होना जो है ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह हम बाइंडिंग एनर्जी अगर तमाम एलिमेंट की देखें तो सामने ये टेबल है, स्क्रीन पे आ रहा है कि इसमें हीलियम से स्टार्ट किया कि हीलियम 24 यानी हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी क्या है, फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, इसी तरह फिर आगे नाइट्रोजन की बताई गई है, ऑक्सीजन की बताई गई है, और कुछ नीचे हैवियर एलिमेंट की बताई गई है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमें न्यूक्लियर स्टेबिलिटी का आंसर दे रही है। तो याद रख ले स्टूडेंट, अगर कोई न्यूक्लियस, किसी भी न्यूक्लियस में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत कम है, वो न्यूक्लियस अनस्टेबल है। अगर न्यूक्लियस अनस्टेबल है तो वो एटम अनस्टेबल होगा, और अगर एटम अनस्टेबल है तो वो जिस एलिमेंट का है वो एलिमेंट अनस्टेबल होगा। और हर एक एलिमेंट की प्लैनेट टू प्लैनेट नेचुरल एबंडेंस या परसेंटेज है, तो जिस प्लैनेट पे वो एलिमेंट ज़्यादा मिकदार में पाया जाएगा वो प्लैनेट भी अनस्टेबल होगा। तो यहाँ से हमें कायनात की सिमेट्री की तरफ आंसर की तरफ मिल रहा है कि भाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है हमें कायनात की स्टेबिलिटी का आंसर देती है कि विच एलिमेंट इज़ स्टेबल एंड विच एलिमेंट इज़ अनस्टेबल इन नेचर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मास डेफिशिएंट एंड बाइंडिंग एनर्जी। सी यू अगेन।